आई हेट बेबी सोना रोना धोना, आई वांट एग्जाम में टॉप होना, फर्स्ट क्लास से पास होना। नमस्ते दोस्तों, जोहार, मैं अनिमेश सर आप सभी का अभिषेक चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। क्लास 12 के स्टूडेंट्स के डिमांड को देखते हुए मैं आज इस वीडियो के माध्यम से इंग्लिश स्कोर का सेट 9 लेकर आया हूं, जिसका मैं आज कंप्लीट सॉल्यूशन देने वाला हूं, वो भी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ धमाकेदार तरीके से। इसमें न्यू पैटर्न के आधार पर टॉप 30 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस, वायरल क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया गया है, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एकदम एग्जाम में छपने लायक क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें और सारे दोस्तों के साथ जमकर शेयर करें। और जो बच्चे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वे जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। समरी शुड नॉट एक्सीड डैश ऑफ द लेंथ ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट। यानी जो हम लोग समरी राइटिंग करेंगे यानी सारांश लिखेंगे, वो मूल पाठ की लंबाई से डैश से अधिक नहीं होना चाहिए। सपोज दैट, मान लीजिए अगर आपको जो पैसेज दिया गया है वो 240 वर्ड्स का है, तो उसको हम लोग 3 से डिवाइड देंगे, वो हो जाएगा 8 तिया 24, यानी 80 वर्ड्स का लिखना है। कितना वर्ड्स का लिखना है पैसेज को, समरी को? 80 वर्ड्स का। समझिए आप लोग, देखिएगा आप लोग, समरी राइटिंग बोला गया कि 80 वर्ड से ज्यादा मत लिखिए, यानी पैसेज जो है वो 240 वर्ड्स का होगा, यानी 1/3 जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, 3 हिस्सा का 1 हिस्सा को आप लोग को समरी में लिखना है। समरी मतलब दोस्तों आप लोग को शॉर्ट में। ठीक है, इतना बड़ा पैसेज दिया जाएगा 240 वर्ड्स का, उसको आपको 3 से डिवाइड दे देना और कितना वर्ड्स का लिखना है, 80 वर्ड्स का आपको समरी लिखना है उसी पैसेज का। ठीक है, अच्छे से आप लोग समझ गए। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग देख सकते हैं, Which of the following is not a part of summary writing? यानी निम्नलिखित में से कौन सा समरी राइटिंग का एक हिस्सा नहीं है। दैट मीन्स तीनों हिस्सा है, लेकिन एक जो है आपको छांटना होगा जो नहीं है। नॉट मतलब नहीं। बताइए समरी राइटिंग का कौन इनमें से हिस्सा नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूजिंग योर ओन वर्ड्स। अपने शब्दों का प्रयोग जो है वहां पे हमको नहीं करना है। ठीक है, पैसेज में जो बोला गया उसी के आधार पर लिखना है। अपने से मनगढ़ंत कहानी आप नहीं लिख सकते समरी राइटिंग में बना बना के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। इन रिपोर्ट राइटिंग, नरेशन ऑफ द इवेंट इज ऑलवेज रिटन इन डैश। यानी रिपोर्ट लेखन में हमेशा घटना का जो विवरण लिखा जाता है, घटना को जो हम लोग नरेशन करते हैं, विवरण करते हैं, वो किस फॉर्म में होना चाहिए। तो आप सभी को बता दें दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इमीडिएट पास्ट फॉर्म। आज का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों बहुत काम देने वाला है आपके एग्जाम में, एकदम करके जाना है। ठीक है, तो याद रखिएगा, जो रिपोर्ट राइटिंग लिखेंगे तो हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, इमीडिएट पास्ट फॉर्म का। किसका? इमीडिएट पास्ट फॉर्म का। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, द लास्ट लेसन। क्या है दोस्तों? द लास्ट लेसन पढ़े हैं आप लोग का फर्स्ट लेसन का नाम ही है द लास्ट लेसन। मैं अच्छे तरीके से स्टोरी को समझाया, इससे रिलेटेड टॉप जो है इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया, इससे रिलेटेड टॉप 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया। आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा, अगर आप लोग प्लेलिस्ट में ये चैप्टर नहीं मिलता है, इसका एमसीक्यू नहीं मिलता है, इसका सब्जेक्टिव नहीं मिलता है, तो इंस्टाग्राम आईडी में मुझे आप फॉलो कर लीजिएगा, वहां आप हमसे मांग सकते हैं। अनिमेश सर आप लोग सर्च कीजिएगा, क्या? अनिमेश सर, वहां पर आप हमें फॉलो कर लीजिएगा और मांगिएगा। ठीक, मैं आप लोग को दे दूंगा। तो लास्ट लेसन का मैंने अच्छे से समझाया, टॉप 20 भी दिया है और इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी इस लेसन से मैं दे चुका हूं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया है कि जो द लास्ट लेसन कहानी है किस वर्ष लिखी गई थी, तो मैंने बताया था ये 1870 से 1871 के बीच में एक वार हुई थी, द फ्रैंको प्रशियन वार। आप सही पता है ना, द फ्रैंको प्रशियन वार जो 1870 से 71 में हुई थी, उसी टाइम ये स्टोरी लिखी गई थी। थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा दिया गया है, लेकिन आप लोग भी घुमा के आइएगा, आंसर लिख के आइएगा। 1870 से 1871 कौन सा वार हुआ था दोस्तों? द फ्रैंको प्रशियन वार, फ्रांस और जर्मनी में, जिसमें जीत किसकी हुई थी? जर्मनी की, और हार हुई थी फ्रांस की। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू द मार्चिंग सोल्जर्स। क्या पूछा गया है? व्हाट डू द मार्चिंग सोल्जर्स अंडर द विंडोज रिप्रेजेंट।
खिड़कियों में नीचे मार्ग करते हुए सैनिक जो है वो क्या दर्शाते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द डॉन ऑफ प्रसिया इन द डिफीट ऑफ फ्रेंच पीपल। ठीक है, फ्रांसीसी लोगों की हार में प्रसिया की सुबह, किसका सुबह हो गया दोस्तों, प्रसिया यानी जर्मनी का, और किसका हार हो गया, डिफीट किसका हो गया, फ्रेंच के लोगों का। क्लियर हो गया, आशा करते हैं आपका डाउट क्लियर हो गया। ठीक है, कल मैं टेस्ट नहीं ले पाया था, तबीयत बहुत खराब था। ठीक है, लेकिन मैं आज ये आप लोगों को टॉप 30 क्वेश्चंस दे रहा हूं, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग देख सकते हो दोस्तों, क्या पूछा गया है, व्हाट डज द ऑथर एनालाइज इन द स्टोरी लॉस्ट स्प्रिंग। ये आप लोग का सेकंड चैप्टर का नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। ठीक है, ये भी मैंने अच्छे से पढ़ाया है, इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं वो भी मैं प्रोवाइड कर चुका हूं, समरी को अच्छे से समझाया हूं, और टॉप 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस भी मैं प्रोवाइड कर चुका हूं, जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, व्हाट डज द ऑथर एनालाइज इन द स्टोरी लॉस्ट स्प्रिंग, लेखक लॉस्ट स्प्रिंग कहानी में क्या विश्लेषण करता है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। तो जब हम लोग लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरी पढ़ेंगे ना, तो वहां दिखाया गया गरीब बच्चों के बारे में और उनके जो है शोषण के बारे में दिखाया गया। गरीब बच्चे खासकर किनके बारे में, साहेब के बारे में, और दूसरा कैरेक्टर मुकेश के बारे में। साहेब जो है वो कबाड़ चुनता है, कचरा चुनता है, उसका भी जो खिलता हुआ जो बचपन है वो गुम हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है। और मुकेश जो है वो भी परेशानी से घिरा हुआ है, वो बैंगल मेकर्स यानी चूड़ी बनाने वाले परिवार से बिलोंग करता है। वहां के जो परिवार से चूड़ी बनाने वाले उनको भी एक्सप्लॉइट किया जाता है, उनका भी शोषण किया जाता है। रिच मैन से, मिडिल मैन से और साहूकार से और पुलिस मैन से जितना भी है वो लोग को एक्सप्लॉइट करते हैं। तो इस स्टोरी को मैंने अच्छे से पढ़ा है, वहां से आप समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया है, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द स्टोरी लॉस्ट स्प्रिंग। इसको भी अच्छे से कीजिएगा। ठीक है, आज यूनिक क्वेश्चंस का सिलेक्ट किया गया है। ठीक है, अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, कि पूछा गया है कि व्हाट इज द सेंट्रल थीम। सेंट्रल थीम किसे कहते हैं, मुख्य विषय, केंद्रीय विषय। जो स्टोरी है लॉस्ट स्प्रिंग, उसका केंद्रीय विषय, उसका मुख्य विषय, उसका सेंट्रल थीम क्या है, ये आपसे क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है। तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्या हो जाएगा, पिटिएबल पुअर चिल्ड्रेन एंड देयर लॉस्ट चाइल्डहुड। दयनीय गरीब बच्चे और उनका खोया हुआ बचपन को इसका मुख्य विषय बनाया गया। इस स्टोरी को जब आप लोग पढ़िएगा, ठीक है, मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, आप लोग देख लीजिएगा। जो नए बच्चे हैं, ठीक है, जो रेगुलर बच्चे हैं वो वीडियोस देख चुके हैं कि जो इन पर दिखाया गया है, जो गरीब बच्चे हैं, जो दयनीय गरीब बच्चे हैं और उनका जो बचपन जो खो गया है वो दिखाया गया है। और इस स्टोरी में मैंने बताया था 2 जन का बचपन खो गया है, 2 मैन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। एक साहेब का स्टोरी जो सीमापुरी में रहता है, कबाड़ चुनता है, लास्ट में चाय की दुकान में काम करता है, 800 रुपया मिलता है। और एक मैंने बताया था दोस्तों किसके बारे में, मुकेश के बारे में, जो फिरोजाबाद से बिलोंग करता है। और फिरोजाबाद जो है वो क्या है, कांच का जो है उद्योग का वो सेंटर है, और वो जीवन में एक लक्ष्य रखा है, उसे क्या बनना है, एक मोटर मैकेनिक बनना है और एक कार ड्राइवर बनना है। अच्छे से मैंने पढ़ाया था, चलिए आप लोग का रिवीजन भी हो जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग अच्छे से समझते हैं। डगलस हैड टू रिपीट एक्सहेलिंग एंड इनहेलिंग एक्सरसाइजेज। ठीक है, यानी डगलस को सांस छोड़ने और अंदर लेने के एक्सरसाइज को दोहराना पड़ता था कितने टाइम्स तक। जब आप लोग पानी में तैरना सीखेगा तो पानी के अंदर और पानी के बाहर दोनों टाइप का एक्सरसाइज करना पड़ता है। ठीक है, यानी इनहेलिंग करना और एक्सहेलिंग करना, सांस अंदर लेना और बाहर छोड़ना। तो ये कितने टाइम्स का वो एक्सरसाइज करता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आप सही पता है, 100 टाइम्स। ठीक है, 100 टाइम्स यानी 100 बार वो प्रैक्टिस करता था, 100 बार वो एक्सरसाइज करता था, ये इनहेलिंग और एक्सहेलिंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन 9 आप लोग देख सकते हो दोस्तों, क्या पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं ये समझा चुका हूं। द पुल्स डेप्थ एट द डीप एंड वाज, यानी गहरे सिरे पर जो है पुल की गहराई कितनी थी। वो पुल और कोई पुल नहीं था दोस्तों, आप सभी पता है, YMCA स्विमिंग पूल। चलिए आप लोग कमेंट बताइएगा YMCA का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो ये YMCA का जो गहराई था वो कितना फीट का था, आप सभी को पता है कितना, एक्चुअली में वो 9 फीट का था। लेकिन जब विलियम ओ डगलस उसमें डूब रहा था तो ये 9 फीट उसको कितना फीट का लग रहा था, ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूं। चलिए आप लोग कमेंट बताइए कि जब विलियम ओ डगलस डूब रहे थे YMCA स्विमिंग पूल में, तो वो कितना फीट का पूल उनको लग रहा था और उन्हें कौन ढकेला था, उन्हें कौन फेंका था YMCA स्विमिंग पूल में, ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, क्या पूछा गया है कि व्हाट इज द थीम ऑफ द स्टोरी डीप वाटर।
ठीक है, यानी डीप वाटर का भी सेंट्रल थीम क्या है, मुख्य विषय क्या है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि डीप वाटर कहानी का जो है वो मुख्य विषय क्या है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आप सही पता है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, विक्ट्री इन फेसिंग द फियर, डर का सामना करने में ही जीत है। अगर आप लोग डर रहे हैं, इंग्लिश कोर का पेपर में आप लोग को एग्जाम देने में डर लग रहा है, तो आप लोग इसको फेस कीजिए। आप मेरे सारे वीडियोस को देखिए, एकदम आप लोग यकीन मानिए आपका जो 50% डर जो है वो खत्म हो जाएगा और एग्जाम आते आते आपका 100% जो डर है वो खत्म हो जाएगा और आप लोग एकदम एग्जाम में फोड़ कर आइएगा। ठीक है, ये मेरा वादा है। तो डर को फेस कीजिए, इंग्लिश कोर्स से भागिए मत। इंग्लिश कोर्स से जितना भागिएगा डर उतना बढ़ेगा। बस आप लोग ईमानदारी से अच्छे से वीडियो को समझिए, एकदम प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए। देखिए आपका बेस्ट एग्जाम जाएगा। इंग्लिश कोर्स से डरना नहीं है। ठीक है, इंग्लिश कोर्स में बहुत सारे बच्चे डरते हैं, लेकिन आपके डर को खत्म करने के लिए अनिमेष सर अभी भी है। ठीक है, टेंशन नहीं लीजिएगा, एग्जाम तक रहेगा। आप लोग इंग्लिश कोर्स में एक एक चीज जहां प्रॉब्लम होती है आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। हर एक चीज का आप लोग का सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तबियत थोड़ा सा खराब है, लेकिन आज थोड़ा सा सुधार हुआ है, इसलिए ये वीडियोस मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। जल्द से आप लोग को जो है टेंशन नहीं लेना है, एक से एक ताबड़तोड़ वीडियोस आने वाली है। और कौन कौन से चैप्टर से आप लोग सब्जेक्टिव चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द रैट ट्रैप सेलर कॉल्ड इन द स्टोरी द रैट ट्रैप। ठीक है, रैट ट्रैप सेलर किसे कहते हैं आप सभी पता है, जो चूहेदानी बेचता है। क्या बेचता है? चूहेदानी जो बेचता है। इस स्टोरी का नाम भी है द रैट ट्रैप। तो आप सही पता है, वो रैट ट्रैप सेलर जो है, जो चूहेदानी बेचता है, वो रैट ट्रैप स्टोरी में किस नाम से जाना जाता है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। ठीक है, बताइए। आप सही पता है, उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पैडलर। क्या हो जाएगा दोस्तों? पैडलर। पैडलर क्या है दोस्तों? एक वेगाबॉन्ड है, एक आवारा है। ठीक है, ये जो है द रैट ट्रैप, इससे भी रिलेटेड मैंने इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट जो है आप सभी को बता दिया है 20 एमसीक्यू क्वेश्चंस, देख लीजिएगा। ठीक है, द रैट ट्रैप में मैंने पैडलर का स्केच कैरेक्टर भी बताया है, आप सभी ने देख लिया है। सब्जेक्ट टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग देख सकते हो दोस्तों, क्या पूछा गया है कि when was the लखनऊ एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी हेल्ड, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ वार्षिक सम्मेलन कब आयोजित किया गया था। ये एकदम करके जाना है। यहां पर 3 क्वेश्चन फंस सकता है। ठीक है, यहां पर व्हेन पूछ दिया यानी कब, तो कब का आंसर आप लोग दीजिएगा दिसंबर 1916। अगर व्हेन का जगह अगर क्वेश्चन में आ जाता वेयर, क्या आ जाता है? वेयर। क्या आ जाता है? वेयर। वेयर मतलब कहां, तो कहां का आप लोग आंसर देते हैं? लखनऊ। अगर आपसे पूछा जाता है कौन से पार्टी का, विच पार्टी, तो आप लोग टिक करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का। क्या किया जा रहा था? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का एनुअल कन्वेंशन किया जा रहा था। कब किया जा रहा था? दिसंबर 1916 में। एकदम पोस्टमार्टम करके आपको समझा दिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को आपको छोड़ना नहीं है। और आप सही पता है यहाँ कौन थे? महात्मा गांधी। कौन थे? महात्मा गांधी। और यहाँ महात्मा गांधी से मिलने कौन आए थे, ये भी आप लोग को पोस्टमार्टम करके समझा देते हैं। यहाँ कौन आए थे आप सही पता है? राजकुमार शुक्ला। और राजकुमार शुक्ला कौन थे? एक बटाईदार थे, एक शेयर क्रॉपर थे, एक पिशांत थे। ठीक है, याद कर लीजिएगा। जो कहां से थे? चंपारण से थे, याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन 13 की ओर। क्वेश्चन 13 आप लोग देख सकते हैं, द ऑफिस बॉय वाज जेलस ऑफ हुम। ये जो ऑफिस बॉय है, आप सही पता है, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है ऑफिस बॉय। करना है तो करना है। ठीक है, तो ये जो ऑफिस बॉय है वो जेलस। जेलस मतलब क्या होता है दोस्तों? ईर्ष्या करना, जलन करना। तो किससे ईर्ष्या करता था ये ऑफिस बॉय? आप सही पता है, ये जो ऑफिस बॉय है, मैंने बताया था दोस्तों, इसका उम्र कितना है आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। ऑफिस बॉय का जो उम्र कितना है, चलिए ऑप्शन में देते हैं 10, 20, 30, 40। चलिए आप लोग बताइएगा ये ऑफिस बॉय का उम्र कितना हो रहा था? 10 साल, 20 साल, 30 साल या 40 साल। ठीक है, लेकिन यहां पे क्वेश्चन में पूछा गया जो ऑफिस बॉय है वो किससे जलता था, किससे ईर्ष्या करता था? वो और किसी से ईर्ष्या नहीं करता था, सुब्बू से करता था। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है, एकदम दिमाग में छाप लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। What were Subbu's characteristics in Poets and Pancakes? ये जो Poets and Pancakes स्टोरी है उसमें सुब्बू की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई है, क्या क्या विशेषताएं बताई गई है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, वो लाइट हार्टेड भी थे, यानी हल्के दिल के इंसान थे, रेडी टू हेल्प वाले इंसान थे, यानी मदद
के लिए हमेशा तैयार रहने वाले इंसान थे, और ऑबिडियंट थे यानी आज्ञाकारी थे। और ये जो 3 है तो वो सबका तो फेवरेट होगा ही ना, इससे तो जलेगा ही ना। तो याद रखिएगा ऑल ऑफ दीज जो है वो करेक्ट आंसर है। ये है मेरा प्रोफाइल पिक, ये है मेरा नाम अनिमेश सर। आप लोग इंस्टाग्राम आईडी में मुझे इस नाम से सर्च कीजिएगा, मैं मिल जाऊंगा, वहां आप लोग फॉलो कर लीजिएगा और हाई कीजिएगा, मैं रिप्लाई दूंगा हेलो का, ठीक है। और कोई भी डाउट हो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है, बेझिझक पूछिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन इन सॉफीज फादर, ठीक है, बताइए सॉफी के जो पापा हैं वो किस टाइप के पर्सन है, किस टाइप के इंसान है, किस टाइप के व्यक्ति हैं सॉफी के पापा। तो सॉफी आप सभी पता है बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है गोइंग प्लेसेस का, जो एक डे ड्रीमर है। क्या है? डे ड्रीमर, दिन में स्वप्न देखने वाली, और ऐसा ऐसा स्वप्न देखती थी जो हकीकत से बहुत दूर थी, ठीक है। तो ये सॉफी का पापा का जो है वो किस टाइप के इंसान थे, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। तो ये जो है केयर फ्री इंसान थे, ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसा इंसान थे दोस्तों? लापरवाह यानी केयर फ्री। चलिए आगे बढ़े हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आप लोग देख सकते हैं, व्हाट वाज सॉफीज फादर कीन टू बाई इफ सॉफी एवर कैम इनटू मनी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा सा हटके एग्जाम से सटके क्वेश्चन है, ठीक है, कि जो अगर सॉफी के पास कभी पैसा आएगा ना तो सॉफी के पिता क्या खरीदना चाहते हैं, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया, ठीक है। सॉफी के यदि पापा के पास यानी सॉफी के पास अगर पैसा आ जाता है तो सॉफी के पापा जो है वो कीन इंटरेस्ट रखते हैं क्या खरीदने के लिए, क्या बाई करने के लिए, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो एक डिसेंट हाउस खरीदने का उनका इच्छा है। क्या? एक डिसेंट हाउस, एकदम एक सभ्य घर, एक लाजवाब घर खरीदने की उनका अंदर में चाहत है। चलिए आगे बढ़े हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की, और आप लोग कमेंट बताइएगा सॉफी के एल्डर ब्रदर का नाम क्या है और सॉफी के यंगर ब्रदर का नाम क्या है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और सॉफी के जो क्लासमेट है, फ्रेंड है, उसका नाम भी आप लोग कमेंट में बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग देख सकते हैं, एक एक्सट्रैक्ट आ गया यानी पोएम्स के लाइन आ गया। इन पोएम्स के लाइन को हम लोग अच्छे से समझेंगे और इससे रिलेटेड बैक टू बैक 3 4 5 क्वेश्चन का आंसर हम लोग देंगे, ठीक है। तो अच्छे से एक एक लाइन को आप लोग समझिएगा। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, कहां के सिक्योरिटी चेक के बात कर रहा है? एयरपोर्ट के सिक्योरिटी चेक के बाद, ठीक है। लेकिन बट मतलब लेकिन, एयरपोर्ट मतलब हवाई अड्डे, सिक्योरिटी चेक मतलब क्या होता है? रक्षा जांच, यानी लेकिन हवाई अड्डे की रक्षा जांच के बाद स्टैंडिंग यानी खड़े होकर, फ्यू यार्ड्स यानी कुछ दूरी पर, ठीक है, आई लुक, मैं अपनी किसको देखता है? आई लुक अगेन एट हर, यहां पर हर मतलब होता है उनकी मम्मी, यानी कवित्री अपने मम्मी को कुछ दूरी पर, सिक्योरिटी चेकअप के बाद कुछ दूरी पर खड़े होकर अपने मम्मी को देखती है। वन पेल फेस एज द लेट विंटर्स मून, यहां पर अच्छे से पॉइंट को नोट कीजिएगा, यहां आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उनके मम्मी का जो तुलना है वो किससे किया गया है? लेट विंटर्स मून से किया गया, ठीक है। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक, उसके बाद वही मैं जाना पहचाना से जो दर्द है वो फील करता हूं, ठीक है, करती हूं। माई चाइल्डहुड फियर, वो कौन सा डर था? चाइल्डहुड फियर। अच्छा, चाइल्डहुड फियर क्या है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो क्या कीजिएगा? अपने मम्मी को हमेशा के लिए खोने का डर, ठीक है। उसके बाद बट आई सेड वाज, उसके बाद देखिएगा, नोट कीजिएगा, वो अपने मम्मी से कुछ बोलती है। क्या बोलती है? सी यू सून अम्मा, यानी जल्द मिलेंगे अम्मा, ठीक है, जल्द मिलेंगे अम्मा, ये लाइन बोलती है। ये आपसे एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि उनके मम्मी से लास्ट पार्टिंग वर्ड्स क्या बोलती है। मैंने अच्छे से कराया है, इस पोएम को अच्छे से कराया है, इस पोएम से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है वो भी करा दिया है, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मैंने करा दिया है, ठीक है। तो लास्ट में जो कवित्री अपने मम्मी से बोलती है, सी यू सून अम्मा, जल्द मिलेंगे अम्मा, ठीक है, अम्मा तुमसे जल्द मिलूंगी। एंड ये वाला एक क्वेश्चन जो है डाउट था बच्चे का, ठीक है, ये हमसे पूछा था, ठीक है। तो चलिए क्लियर कर देते हैं। एंड आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, ठीक है। फिर जो है मेरे से सिर्फ यही बन पड़ा कि मैं मुस्कुराऊं मुस्कुराऊं और मुस्कुराती जाऊं, ठीक है। वो लास्ट में जो है वो स्माइल की थी, याद कर लीजिएगा, ठीक है, स्माइलिंग की थी। तो चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जो पूछा गया बैक टू बैक करते हैं। क्वेश्चन 17 में क्या पूछा आप लोग देख सकते हैं कि व्हाट डिड द पोएट डू आफ्टर द सिक्योरिटी चेक। याद रखिएगा, सुरक्षा जांच के बाद कवित्री ने क्या किया। तो मैंने अच्छे से समझाया था, सुरक्षा जांच के बाद कवित्री ने क्या किया था। अच्छा, आप सही पता है ना, ये जो एक्सट्रैक्ट था, ये जो पंक्ति लाइंस था, ये किससे लिया गया है?
माई मदर एट 66 से। किसे लिया गया है? माई मदर एट 66 से, जिसके कवित्री का नाम है कमला दास। और कमला दास क्या है? एक केरलाइट है, पता है ना। और इस पोएम का नाम है माई मदर एट 66। तो यहां जो क्वेश्चन पूछा गया है कि सुरक्षा जांच के बाद कवि ने क्या किया, तो क्या किया आप सही पता है, अपनी मां के, ठीक है, लुक एट हर मदर्स पेल फेस, यानी अपने जो मम्मी के फीके चेहरे को पीले चेहरे की ओर देखा। ठीक है, अब मैंने बताया था जब कवित्री का सिक्योरिटी चेक हो गया था, उसके बाद कुछ गज दूरी पर, फ्यू यार्ड्स जो है, कुछ गज दूरी पर खड़ी होकर अपनी मम्मी को वो दोबारा देखती है, उनका फीका चेहरा को, उनका पेल फेस को वो दोबारा मुड़ के देखती है। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्लियर हो गया, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। ठीक है, जबरदस्त तरीके से इस वीडियो को लाइक दीजिएगा, 100 नहीं 1000 बच्चे जो है इसको लाइक कीजिए, 1000 बच्चे प्लस लाइक कीजिए। अगर 1000 प्लस लाइक देखने को मिल गया तो मैं जान जाऊंगा अब जो है हमारा परिवार जो है वो 1000 इंटरेस्टेड बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे इस परिवार से जुड़ गए हैं, इस चैनल के साथ जुड़ गए हैं। तो लाइक कीजिए सारे 1000 बच्चे, ठीक है, एकदम प्यार से दिल से सपोर्ट कीजिए। आप लोगों के लिए ना जो भी चैप्टर्स का आप लोगों को सब्जेक्टिव वीडियोस चाहिए वो कमेंट कीजिएगा, जल्द आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, कल तो संडे है, धुआं धुआं कर देंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 जो है क्या पूछा गया है कि व्हाट वेर द वर्ड्स शी यूज्ड व्हाइल पार्टिंग फ्रॉम हर मदर। ठीक है, यानी अपनी मां से अलग होते समय उसने किन शब्दों का प्रयोग किया था, कौन से पार्टिंग वर्ड्स का इस्तेमाल किया था, मैंने अच्छे से बताया था, सी यू सून अम्मा। ठीक है, माताजी मत टिक कर दीजिएगा, क्या बताया गया था, सी यू सून अम्मा, जल्द मिलेंगे अम्मा, ये पार्टिंग वर्ड्स जो है वो बताया गया था। ठीक है, आप सभी का क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़े हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 आप लोग देख सकते हो दोस्तों, क्या पूछा गया, व्हाट वाज द इंप्रेशन, क्या पूछा गया, व्हाट वाज द इंप्रेशन ऑफ द पोएट्स फेस व्हाइल पार्टिंग फ्रॉम हर मदर। ठीक है, यानी अपनी मां से विदा होते समय कवित्री के चेहरे पर कैसा भाव था। ठीक है, वो मुस्कुराई थी, मुस्कुराई थी और मुस्कुराई थी, मैंने बताया था लास्ट में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्माइलिंग। इस क्वेश्चन पे बहुत सारे बच्चे का डाउट है, 100% डाउट है, तो आपका डाउट जो है आज के इस क्वेश्चन से क्लियर कर देता हूं। लास्ट का लाइन था स्माइल, स्माइल एंड स्माइल, तो स्माइल से बना है स्माइलिंग। ठीक है, तो ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, भले अंदर से वो दुखी हो सकती है लेकिन एक्सप्रेशन जो है अपने मम्मी को दिखाई थी वो मुस्कुराते हुई दिखाई थी, इसलिए आप लोग अपने से सैड वगैरह मत मारिएगा, सैटारिकल वगैरह मत मारिएगा, जो लाइंस में बताया गया है उसी को टिक करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 20। What does the poet keeping quiet, what does the poem keeping quiet teach us? आप सही पता है keeping quiet मस्त पोएम है। ठीक है, इनके पोएट का नाम आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, और कितने बच्चे को सारे पोएट्स का नाम याद हो गया, सारे चैप्टर्स के लेखक का नाम याद हो गया, आप लोग बताइएगा। ठीक है, लाइव टेस्ट में आप लोगों से पूछेंगे जरूर। ठीक है, तो व्हाट डज द पोएम कीपिंग क्वाइट टीच अस, जो कीपिंग क्वाइट पोएम है, कविता है, हमें क्या सिखाती है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। चलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी, टू बी पीसफुल। क्या, टू बी पीसफुल यानी शांतिपूर्ण बनना, थॉटफुल यानी विचारशील बनना, एंड हैव फीलिंग्स ऑफ ब्रदरहुड, और किस तरह की भावना रखना, भाईचारे की भावना रखना। ठीक है, मैंने बताया था ना दोस्तों कि आप लोग सारा काम छोड़ दीजिए और अपने भाइयों के हाथ पकड़िए और सेडी ट्री के नीचे आप लोग घूमिए, बताया गया था ना इस पॉइंट में, अच्छे से मैंने बताया था। तो शांतिपूर्ण यानी पीसफुल, वार वार वगैरह कुछ नहीं करना है, विचारशील रखना है, और कैसा फीलिंग्स रखना है, ब्रदरहुड का, भाईचारे का। ये भी यूनिक क्वेश्चन था, आप सभी का डाउट क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, व्हाट मेक्स द मिड फॉरेस्ट ब्रैक रिच। ठीक है, ये जो मध्य वन ब्रैक को क्या समृद्ध बनाता है, ये जो फॉरेस्ट को है वो क्या समृद्ध बनाता है। तो आप सही पता है इस पोएम जो है ए थिंग ऑफ ब्यूटी से पूछा गया, उसमें एक विशेष प्रकार की फूल का वर्णन किया गया है, यानी खिलता हुआ फूल का वर्णन किया गया है, वो ब्लूमिंग मस्क रोजेस, ऑप्शन जो बी है वो याद कर लीजिएगा। खिलता हुआ कस्तूरी जो गुलाब है वो फॉरेस्ट को, मिड फॉरेस्ट को चार चांद लगा देती है, एकदम याद कर लीजिएगा। ठीक है, और आप लोग बताइएगा ए थिंग ऑफ ब्यूटी के पोएट का नाम क्या है, और आप लोग ए थिंग ऑफ ब्यूटी में कौन कौन से चीजों के बारे में जानते हैं, यानी लिस्ट बताइए। ठीक है, मैंने अच्छे से इस पोएम को समझाया, इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, जो छपने वाले क्वेश्चंस हैं, वो भी आप लोगों को प्रोवाइड कर चुका हूं, जो नहीं देखे देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़े हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 22। हु इज सिंथिया। ठीक है, ये मॉडल सेट में भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, तो सिंथिया कौन है भाई, तो आप सही पता है
क्या है इसका करेक्ट आंसर? द मून गॉडेस। ऑप्शन जो बी है वो कर लेना है, याद कर लेना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, ठीक है। सिंथिया कौन है, ये भी ये थिंग ऑफ ब्यूटी से पूछा गया है, तो द मून गॉडेस, ठीक है। और जो थिंग ऑफ ब्यूटी है वो किस से लिया गया है, किससे लिया गया, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 आप लोग देख सकते हो दोस्तों, क्या पूछा गया है? अकॉर्डिंग टू सैम द डैश इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर, वार एंड वरीज, ठीक है। यानी सैम के अनुसार कौन सा चीज जो है वो असुरक्षा से भरा हुआ है, यानी इनसिक्योरिटी से भरा हुआ है, भय यानी फियर से भरा हुआ है, वार यानी युद्ध से भरा हुआ है, वरीज यानी चिंताओं से भरा हुआ है, कौन सा? तो आप सही बताएं, जो मॉडर्न वर्ल्ड है, जो आधुनिक दुनिया है, वो किससे भरा हुआ है? वो असुरक्षा से भरा हुआ है, वो भय से भरा हुआ है, वो युद्ध से भरा हुआ है, ये चिंताओं से भरा हुआ है, ठीक है। यानी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये सैम बताता है, किसे? चार्ली। और चार्ली आप सही बताए ना, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है द थर्ड लेवल का, जो भागना चाहता है इस मॉडर्न वर्ल्ड से, क्योंकि ये मॉडर्न वर्ल्ड उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो वर्ल्ड ऑफ 1894 की ओर भागना चाहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर, ठीक है। आप लोग बताइएगा द थर्ड लेवल के लेखक का नाम क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 आप लोग देख सकते हैं, व्हेन द हेनरेथ टाइगर मतलब होता है 100वां बाघ, यानी 100 नंबर वाला बाघ, ठीक है। तो व्हेन द हेनरेथ टाइगर वाज नॉट फाउंड, द दीवान ब्राउट अ टाइगर फ्रॉम द पीपल्स पार्क इन डैश। याद रखिएगा, मैंने बताया था इस स्टोरी को, मैंने अच्छे से समझाया था। जो टाइगर किंग है उनको टारगेट दिया गया था कि अगर आपको बचना है, अगर आपको अपना जो अनहोनी है उसको टालना है, तो आपको टारगेट दिया जाता है, आप 100 बाघ को मार गिराइए, आप बच जाइएगा, ठीक है। तो वो अपने ही एरिया में 10 साल के अंदर में 70 बाघ मारता है, उसके बाद उसका बाघ खत्म हो जाता है, तो वो एक ऐसे जगह शादी करता है जहां बाघों की संख्या ज्यादा है, तो ज्यादा बाघ नहीं था वहां, अपने ससुर घर में वो मात्र 29 बाघ से मारते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है 99 टाइगर्स हो जाते हैं, और टाइगर्स जो है एक्सटिंक्ट हो जाते हैं, विलुप्त हो जाते हैं, और बाघ मिलता ही नहीं। राजा जो परेशान है वो अपने दीवान को फटकार लगाता है। लास्ट में जो दीवान है वो एक जगह से, एक चिड़ियाघर से, एक पार्क से बाघ लेकर आता है। तो वो बाघ जो है वो पीपल्स पार्क से ले आता है दीवान, और वो पीपल्स पार्क है कहां? तो आप लोग टिक कीजिएगा, मद्रास। क्या? अगर मद्रास ऑप्शन में नाम मिले तो मद्रास का नाम अभी क्या हो गया? आप सही बताएं, चेन्नई। क्या हो गया? चेन्नई। तो मद्रास इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग का सारा डाउट्स को मैं इजी वे से क्लियर कर रहा हूं, अच्छे से समझा रहा हूं, ठीक है। अच्छे से जितने भी बच्चे आप लोगों को सबको समझ में आ जाएगा। अगर आ रहा है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर नए चैनल से अगर आप लोग नए जुड़ रहे हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, ठीक है। तो यहां जो क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट डिस्टर्ब्स द साइलेंस ऑफ द कंटिनेंट अंटार्कटिका, इस स्टोरी को मैंने बहुत अच्छे से समझाया था। इससे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस आप लोग को ऑलरेडी मैं करवा चुका हूं, ठीक है। क्योंकि बहुत बच्चे का डिमांड था, सर इस चैप्टर को करवाइए, ठीक है। द जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, जिसको लिखा है किसने? तिसानी दोषी ने, ठीक है। तो यहां पे क्वेश्चन पूछा गया, एक अंटार्कटिका के बारे में बताया गया है। अंटार्कटिका एक ऐसा कंटिनेंट है जो दुनिया का सबसे कोल्डेस्ट, सबसे ड्राइएस्ट और सबसे विंडीएस्ट कंटिनेंट है, ठीक है। आप सही पता है, मैंने अच्छे से बताया था। तो अंटार्कटिका जो है सबसे कोल्डेस्ट है, सबसे ड्राइएस्ट है और सबसे विंडीएस्ट कंटिनेंट है। लेकिन इस कंटिनेंट में ऐसा क्या होता है कि डिस्टर्ब्स होता है? उनके साइलेंस को, उनके शांति को डिस्टर्ब्स कौन करता है? तो आप सही पता है, चिड़िया तो होगा नहीं, मैंने अच्छे से बताया था। एनिमल्स तो होगा नहीं, ह्यूमंस तो होगा नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एवलांचेस। ये वर्ड को ध्यान से कीजिएगा, थोड़ा हार्ड वर्ड है। एवलांचेस मतलब होता है हिमस्खलन। हिमस्खलन मतलब दोस्तों वहां बर्फीला एरिया है, थोड़ा बहुत बर्फ जो है खिसक के गिर जाता है, जिससे उसका जो साइलेंस है वो प्रभावित होता है, जिससे उसका शांति को थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। तो एवलांचेस इज द करेक्ट आंसर, एकदम करके जाना है, ठीक है। चलिए आप लोग बताइएगा, इस स्टोरी के जो राइटर है तिसानी दोषी, वो अंटार्कटिका तक पहुंचने के लिए कौन कौन से ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल की थी, वो कितना घंटा ट्रेवल की थी, और वो जो जहाज के माध्यम से पहुंची थी उस जहाज का नाम क्या है, वो जहाज कहां का है, इंडिया का है, पाकिस्तान का, रसिया का, कहां का है, ये भी आप लोग कमेंट बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? क्वेश्चन नंबर 26 में आप लोग देख सकते हैं, व्हाट आर द रीजंस ऑफ इंक्रीजिंग ग्लोबल टेम्परेचर्स, ठीक है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रीजंस यानी कारण, ठीक है। तो वैश्विक तापमान बढ़ने के क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो आप सही पता है, जितना ज्यादा जनसंख्या वृद्धि होगा उतना जो है पॉल्यूशन बढ़ेगा, उतना गंदगी बढ़ेगा, ठीक है। और जितना ज्यादा हम लोग कोयला वगैरह, जितना भी फॉसिल फ्यूल है, जितना भी जीवाश्म ईंधन है, उनको जलाएंगे तो धुआं क्रिएट होगी, ठीक है। तो ये दोनों का दोनों जो है मेजर फैक्टर है, ठीक है, किसका?
इंक्रीजिंग बढ़ने का, ग्लोबल टेम्परेचर्स का बढ़ने का जो मेन कारण है, ये दो सबसे ज्यादा है, यानी ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है, ए एंड बी बोथ। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27, हु वाज यम्मी इन द स्टोरी द एनिमी। द एनिमी स्टोरी के जो लेखक है आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, और इस जो स्टोरी द एनिमी है उसमें यम्मी कौन है, तो आप सही बताइए। यम्मी जो है वो एक सर्वेंट का नाम है, ऑप्शन बी। और आप सही बताइए इस स्टोरी में मैन कैरेक्टर कौन है, डॉक्टर सदाओ जो एक जापानीज डॉक्टर है, उनकी वाइफ का नाम हैना है, क्या है, हैना है। और इस स्टोरी में एक प्रोफेसर का नाम बताया गया हार्ली, क्या नाम है, हार्ली, करके जाना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 आप लोग देखिए, एकदम मस्त क्वेश्चन है कि हाउ ओल्ड इज डेरी। जो डेरी है आप सही पता है, एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है डेरी, और एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है मिस्टर लैम, ठीक है, दोनों को करके जाना है। यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा डेरी या मिस्टर लैम। ये जो क्वेश्चन जो मैं आप लोग को सिलेक्ट करके दे रहा हूं, ये न्यू पैटर्न के आधार पर, जैसे आप लोग मॉडल सेट 1 में पूछा गया उसी स्टाइल से, उसी तरीके से पूछा गया है। 9 सेट ऑलरेडी मैं प्रोवाइड कर चुका हूं इसको लेकर, ठीक है, और उसके बाद और एक सेट आएगा, यानी आपके 10 सेट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये 10 सेट को आप करके जाइएगा ना, एग्जाम में तबाही मचा कर आइएगा, एकदम फोड़ कर आइएगा, गारंटी है, ठीक है। इस 10 सेट में आपके लगभग 300 क्वेश्चंस प्रोवाइड की जाएंगे, और करवा चुका हूं 9 सेट, यानी 270 क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी करा चुका हूं, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, करके चल जाइएगा ना, एकदम फोड़ कर आइएगा, मेरा वादा है। और आप लोग आके बोलिएगा सर मैं 30 में 30 एमसीक्यू जो है वो सही करके आया हूं, ठीक है, प्राउड फील करवाइएगा, देख लीजिएगा सारे सेट्स को, ठीक है। तो यहां पर जो क्वेश्चन पूछा गया कि डेरी का जो उम्र कितना है, तो आप सही पता है 14 इयर्स का है, और एक जो है उनका जो आधा चेहरा है एसिड के वजह से जल गया है, बर्न हो गया, ठीक है, BURNT, एसिड की वजह से उसका आधा जो चेहरा है वो जल चुका है। और इसका जो एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर मिस्टर लैम, जिसका एक टांग जो है वो टीन का है, किसका है, टीन का है, क्योंकि बम धमाके की वजह से उसका एक टांग जो है वो उड़ गया था। वो एप्पल पेड़ उनका गार्डन में है, और वो एप्पल तोड़ते थे, ठीक है, और उस एप्पल से वो जेली बनाते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29 आप लोग देख सकते हैं, ये तो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन कैसे भी घुमाया जाए आप लोग से क्वेश्चंस नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। तो हुज ऑटोबायोग्राफिकल एपिसोड्स आर प्रेजेंटेड इन मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। ये मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड जो है उसमें किसकी ऑटोबायोग्राफिकल यानी आत्मकथा जो है, कड़िया जो है वो प्रस्तुत की गई है। तो 2 जन का जो ऑटोबायोग्राफी एपिसोड्स को वहां प्रेजेंट किया गया है। तो किनके जो ऑटोबायोग्राफी को वहां प्रेजेंट किया गया, आत्मकथा को प्रेजेंट किया गया है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड में, आप सही पता है। जैसे मैंने बताया था स्टोरीज ऑफ चाइल्डहुड जो है उसमें क्या बताया गया था, लॉस्ट स्प्रिंग जो है स्टोरीज ऑफ चाइल्डहुड, उसमें बताया गया था 2 जन का बचपन जो है दिखाया गया था, जो खो गया था, एक साहेब और एक मुकेश। यहां पर मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड में 2 जन का ऑटोबायोग्राफी एपिसोड को दिखाया गया है। तो आप सही पता है, एक जितकाला शाह का और एक बामा का, करके जाइएगा, ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट है। और एक चीज जो डाउट है वो क्लियर कर देते हैं, जितकाला शाह जो है अपने बाल के बारे में, अपने हेयर कटिंग के बारे में बताया है कि कैसे उनके बालों को काटा गया था। यानी इनके जो ऑटोबायोग्राफी एपिसोड का नाम है उसका नाम है द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, करके जाइएगा, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जाए कि हु हैज रिटेन द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, तो वो जितकाला शाह है। और हु वाज जितकाला शाह, तो आप लोग टिक करके आइएगा, ए नेटिव अमेरिकन, क्या, ए नेटिव अमेरिकन। उसी तरह मैं बामा को समझा देता हूं, बामा जो है वो अनटचेबिलिटी को दिखाया गया अपने स्टोरी में, वो अनटचेबिलिटी कास्ट सिस्टम को अपने ऑटोबायोग्राफिकल एपिसोड में दिखाई है, और इस एपिसोड का नाम है वी टू आर ह्यूमन बींग्स, क्या, वी टू आर ह्यूमन बींग्स। और बामा जो है, हु वाज बामा, तो आप लोग टिक करके आइएगा, ए दलित राइटर है, क्या है, ए दलित राइटर, याद करके जाइएगा, ठीक है। आपका सारा डाउट्स इससे क्लियर कर दिए। चलिए आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 कि हाउ डिड बामा अर्न रेस्पेक्ट ऑफ द पीपल ऑफ हायर क्लास। हायर क्लास आप समझ सकते हैं, उच्च वर्ग के लोगों से जो है वो रिस्पेक्ट जो है वो कैसे अर्जन की, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि बामा ने उच्च वर्ग के लोगों का जो सम्मान है वो कैसे अर्जित की। तो मैंने बताया था बामा जो है एक लोअर कास्ट से बिलोंग करती है, और एक बार अपने बड़े भाई जो है अन्नान से शेयर करती है, तो उनके भाई ने उनसे कुछ कहा था कि देखो हम लोग जो है वो लो कास्ट से बिलोंग करते हैं, हम लोग को रिस्पेक्ट जो है, हम लोग को जो डिग्निटी है, जो मान सम्मान है वो नहीं मिलता है। अगर तुमको मान सम्मान चाहिए तो तुमको पढ़ना है। और वो खूब मन लगाकर पढ़ती है और क्लास में फर्स्ट आती है, और उसके बाद जो है बहुत सारे जो लोगों से उनका दोस्ती होता है, उनको रिस्पेक्ट मिलता है। तो यहाँ जो ऑप्शन जो है वो सी जो है वो करेक्ट है, बाय स्टडिंग हार्ड एंड अर्निंग फर्स्ट पोजीशन इन हर क्लास। वो बहुत ज्यादा मेहनत करती
है, बहुत ज्यादा पढ़ती है और क्या पोजीशन लाती है, फर्स्ट पोजीशन लाती है अपने क्लास में, बेस्ट रिजल्ट देती है, जिसके बाद उसको रिस्पेक्ट मिलता है। ये था दोस्तों आज का टॉप 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेट 9 का। आप लोग कितना जानते थे ईमानदारी से बताइएगा, ठीक है। आज एकदम ईमानदारी से बताना है कि ये 30 क्वेश्चन अगर आपको आता, अगर मैं ये वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड नहीं करता तो आप लोग कितना सही करके आते हैं, ये आप लोग ईमानदारी से एक एक बच्चे आप लोग कमेंट बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।